नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बीते हफ्ते दो घटनाएं घटी, बल्कि ये कहिए कि एक घटना घटी और दूसरे को घटाया गया। जिस घटना को घटाया गया पहले उसे सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा के बीचों बीच से जाती सड़क का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जनता ने तालियां बजाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर खड़े होकर कुछ कहा। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। राजपथ अंग्रेजी का प्रतीक था, सेंट्रल विस्टा हिंदी है। इस उलटवासी पर आप जी भर कर तालियां बजा सकते हैं। अब जो घटना घटी उसे जान लीजिए। हुकूमत बरतानिया की महारानी एलिजाबेथ चल बसी। उन्होंने 96 साल की पकी हुई उम्र पाई, दर्जनों नाती पोतों से आबाद हुई। अपने राजकाल में 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई। एक बड़े वक्त में दुनिया में हुए बहुत सारे ऐतिहासिक बदलावों की चश्मदीद बनी। One small step for man. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों बातों को एक साथ लपेट कर क्यों बता रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की निशानी खत्म करने, गुलामी के चिन्हों से मुक्त होने, उपनिवेशवाद की परछाइयां खत्म करने का दावा जिस दिन प्रधानमंत्री इंडिया गेट से कर रहे थे, उसके अगले ही दिन ब्रिटेन की महारानी चल बसी। और गजब ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने दिवंगत महारानी के सम्मान में सजदा करते हुए पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महामहिम रानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। दिवंगत प्रतिष्ठित हस्ती के सम्मान में भारत सरकार ने 11 सितंबर को देश भर में एक दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। राजकीय शोक वाले दिन देश भर में उन सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन की गतिविधि आयोजित नहीं होगी। ब्रिटेन की महारानी 21वीं सदी में संगठित शोषण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के बुनियाद पर की गई कुछ एक सबसे क्रूर ऐतिहासिक घटनाओं की इकलौती संरक्षक और प्रतीक बनी रही। हिंदुस्तान की गुलामी का जो इतिहास रहा है, भारत की स्वाधीनता की जो लड़ाई रही है, जिस भारत के लिए अनगिनत हिंदुस्तानियों की कुर्बानियां हुई हैं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार सहे, उस अत्याचारी अंग्रेजी हुकूमत का सबसे मुखर प्रतीक थी एलिजाबेथ द्वितीय। जब पूरी दुनिया लोकतंत्र के हाईवे पर बहुत आगे बढ़ चुकी है, तब भी हर तरह के छल प्रपंच, आला दर्जे की मौकापरस्ती और धूर्तता का इस्तेमाल करके ब्रिटेन का यह परिवार राजशाही को जिंदा रखने में कामयाब है। यह सब 21वीं सदी में हो रहा है। एक ऐसे परिवार की प्रतिनिधि जो हर लिहाज से भारत के विचार, इसके लोकतंत्र, इसके स्वाधीनता सेनानियों, इसकी आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ खड़ी रही, उसके सम्मान में राजकीय शोक का ऐलान उस व्यक्ति ने किया जिसने एक दिन पहले यह दावा किया था। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। दरअसल इस घटना ने दक्षिणपंथी विचारधारा के वैचारिक खोखलेपन को भी उजागर किया है। किसी राष्ट्राध्यक्ष के देहांत पर श्रद्धांजलि मानवता का भी तकाजा है और विदेश नीति का भी। लेकिन एक राजशाही के प्रतिनिधि की मृत्यु पर, वह भी ब्रिटेन की महारानी, जिनके पुरखों का 200 सालों का इतिहास दमन, लूटपाट और क्रूरता का इतिहास रहा है, उसके लिए राजकीय शोक की उम्मीद आप राजनीतिक रूप से दिवालिया विचारधारा से ही कर सकते हैं। संभव है कि आपको मेरी टिप्पणी थोड़ा अतिवादी, थोड़ा तल्ख, थोड़ा कड़वी लग रही हो। इसको ऐसे समझिए जैसे अमेरिकी पत्रकार और लेखक जेमिली हिल ने कहा है, पत्रकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे अतीत की घटनाओं को सही संदर्भ में पेश करें ताकि लोग क्वीन और उपनिवेशवाद के विनाशकारी प्रभावों को ठीक से समझ सकें। बतौर पत्रकार मैं भी यही कर रहा हूं।
ब्रिटेन का शाही घराना चरम अवसरवादिता का उदाहरण है। इसने सिर्फ अपने हितों को सर्वोपरि रखा। दुनिया भर में लोकतंत्र का दिखावा होता रहे, लेकिन सरपरस्ती इनकी रहे, यही इनका ध्येय रहा। कॉमनवेल्थ राष्ट्र इसका उदाहरण है, जिसे एक और कहानी से समझिए। रिकंसिलिएशन या प्रायश्चित अतीत की भूलों को सुधारने का सबसे अहम जरिया है, लेकिन ब्रिटेन के शाही परिवार ने कभी भी भारत या फिर दुनिया भर में उपनिवेशवाद के दौर में की गई क्रूरताओं का प्रायश्चित नहीं किया। इसे आप जलियांवाला बाग से भी समझ सकते हैं। एलिजाबेथ 3 बार भारत के दौरे पर आई। 1997 में आखिरी बार वो भारत के दौरे पर आई तो जलियांवाला बाग भी गई, लेकिन वहां भी उन्होंने 13 अप्रैल 1919 के भयावह नरसंहार के लिए माफी मांगना उचित नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हमारे औपनिवेशिक अतीत में कुछ परेशान करने वाली घटनाएं दर्ज हैं, यानी वो हमेशा अपने कुकर्मों को दर्ज करने से बचते रहे। जलियांवाला बाग या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरताएं हों, ब्रिटिश हुकूमत की महारानी ने कभी उन कुकृत्यों के लिए माफी नहीं मांगी। ऐसे नृशंसता की प्रतीक महारानी के लिए राजकीय शोक की घोषणा वैचारिक रूप से खोखली सियासत ही कर सकती है। एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा की तरफ लौट चलते हैं। जो गुलामी की निशानियों को मिटाने निकले हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के वक्त क्या किया था, यह बात मैं आपको बार बार बताता हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। जब क्रूर अत्याचारी अंग्रेज हुकूमत के साथ देशभक्ति की परीक्षा चल रही थी, तब सावरकर गोलवलकर के अनुयायी चोरी छिपे ताउम्र अंग्रेजी हुकूमत का वफादार रहने का हलफनामा दे रहे थे। हिंदुस्तानियों को आज़ादी की लड़ाई से भरसक दूर रखने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति के तहत हिंदू मुसलमान लड़ाने के षड्यंत्र रच रहे थे। इनके चेले जर्मनी और इटली घूमकर हिटलर और मुसोलिनी से फांसीवाद के गुण सीख रहे थे। हमारी अगली कहानी का सिरा भी ब्रिटेन से जुड़ता है, लेकिन इसके सूत्रधार हमारे हुड़कचुल्लू एंकर हैं। इन हुड़कचुल्लुओं के पास चौथी आंख है। तीसरी आंख मैंने जानबूझकर नहीं कहा, क्योंकि वो महादेव भोलेनाथ के लिए सुरक्षित है। तो हुड़कचुल्लुओं की ये जो चौथी आंख है, वह यहाँ वहाँ से ऐसी वैसी कहानियां गढ़ लेता है जिसे साधारण आंख वाला इंसान और पत्रकार नहीं देख पाता। अच्छा, ये जो चौथी आंख है, इसका फोकल लेंथ एकदम तय है। या तो यह मुस्लिम विरोधी होगा, या पाकिस्तान विरोधी होगा, या फिर यह अंधराया हुआ राष्ट्रवाद होगा। इसके दाएं बाएं यह चौथी आंख देख नहीं सकती। मसलन अदिति त्यागी की चौथी आंख से अंधराया हुआ राष्ट्रवाद देखिए। लिज ट्रस अपने नाम का ऐलान होते ही अपनी सीट से उठी। सुनक तो लिज की जीत पर ताली बजाने लगे, लेकिन लिज ट्रस अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक से हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ गए। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री चुनने की आई, तो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने एक ब्रिटिश हिंदू को नहीं, अंग्रेज को ही अपना नेता और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना। यह साफ दिख रहा है कि लिज ट्रस ने सिर्फ ऋषि सुनक ही नहीं, बल्कि सभागार में मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी से भी न हाथ मिलाया, न किसी की ओर देखा। इसके बावजूद इनकी चौथी आंख ने लिज ट्रस में सुनक के प्रति साजिश, कुंठा, भारत विरोध सब कुछ देख लिया। फर्ज कीजिए कभी भारत में कोई ब्रिटिश मूल का नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन गया, तो इनका अंधराया हुआ राष्ट्रवाद बौरा भी सकता है। अब एबीपी न्यूज की चौथी आंख से पाकिस्तान का विरोध देखिए। पाकिस्तानी आतंक के एटम बम की फैक्ट्री में किस तरह से कहर ढा रहा है आतंक की बर्बादी का सैलाब, ये मैं नीरज राजपूत आपको दिखाऊंगा। एक और देखिए। पाकिस्तान इस वक्त भी संकट में है और भारत उसकी मदद भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की फितरत ऐसी है कि वो दोस्तों के साथ भी दगाबाजी करता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को भी दिवालिया कर रहा है। हिंदी का एक शब्द है विघ्न संतोषी, अंग्रेजी में इसे सैडिस्ट भी कहते हैं। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा में सुख का अनुभव करता है। एबीपी न्यूज का यह पूरा शो विघ्न संतोषी का चरम उदाहरण है। इस शो में आप एबीपी न्यूज के एंकर, रिपोर्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ स्क्रिप्ट लेखक के विघ्न संतोषी कुंठा का अनुभव कर सकते हैं। जब पाकिस्तान इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है, तब आप एबीपी न्यूज के साथ ही अन्य खबरिया चैनलों के अमानवीय एंकर, रिपोर्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के विघ्न संतोषी सगुफे और जुमले सुनिए। पाकिस्तान ने बाढ़ से भी पैसे कमाने की कोशिश शुरू कर दी। शहबाज का खजाना खाली है,
इसीलिए पाकिस्तान ने मदद के लिए अपना कटोरा दुनिया के सामने रख दिया है। पाकिस्तान को यकीन है कि अब हिंदुस्तान ही उसे बचा सकता है। मोदी ही पाकिस्तान को मुसीबत से निकाल सकते हैं। इसीलिए इस्लामाबाद में मोदी और हिंदुस्तान का जिक्र हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंगाल हो चुके पाकिस्तान को मजबूत बनाने का सपना दिखाकर चीन लगातार उसके साथ धोखेबाजी भी कर रहा है। वहीं मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ चीन कहीं दूर दूर तक खड़ा नजर नहीं आया। जल संकट से घिरा पाकिस्तान अब दुनिया के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है कि लोगों को ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल पा रही और ना रहने के लिए मकान। इसी बीच उसके दोस्त चीन ने कोई दुश्मन भी ना करे ऐसा काम कर डाला है। और अंधराए हुए राष्ट्रवाद की सांप्रदायिक बानगी देखनी हो तो आप न्यूज 18 इंडिया के 2 हुड़कचुल्लुओं को देख लीजिए। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो तालिबान को सत्ता मिलने पर ताली पीटते हैं, तालिबान के इस्लामिक एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। कि जम्मू कश्मीर में क्या पहला हिंदू मुख्यमंत्री, क्या इसी बात से जम्मू कश्मीर की पार्टियां और आतंकवादी इतने बौखलाए हुए हैं कि लगातार टारगेट के लिए चलते तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। अब बोला भी जाता है, दिखाया भी जाता है, एक्सपोज भी किया जाता है। राम मंदिर की बात तो तब भी होती थी लेकिन बनता नहीं था। ये गजवा हिंद वाले आजकल भगवा हिंद से बहुत डरे हुए हैं। 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र जो कि बॉर्डर वाले राज्यों में एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है, जहां साजिश के तहत एक समुदाय की आबादी बढ़ाने की चाल चल रही है, इसका खुलासा भी हो गया है। आपको लग रहा है महबूबा मुफ्ती आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? आपको लग रहा है फारूक अब्दुल्ला आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? कश्मीरी पंडितों की लिंचिंग हुई, उनको मारा जा रहा, काटा जा रहा है, कौन सी पार्टी आ गई सड़कों पर? ये इनको वोटिंग अधिकार दिए गए तो ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे। पार्टी के दफ्तर में लिखी गई पटकथा को खबरों की टीपी पर चढ़ाकर पढ़ने का यह नतीजा है। इस बर्बादी का दूसरा कारण है मीडिया का सत्ता के सामने आत्मसमर्पण। यह आत्मसमर्पण कुछ प्रछन्न हितों के कारण है, कुछ पैसे का मामला है। हम न्यूज लॉन्ड्री पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेते। हमारा मानना है कि जनहित की पत्रकारिता की राह में सबसे बड़ा अड़ंगा सरकारी पैसा है। इसका विकल्प है सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप विज्ञापन मुक्त मीडिया को समर्थन दे सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। इसके आगे तू तड़ाक है, जहां आप सिलेंड्रेला देवी के साथ हमारी सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत देख सकते हैं। मैडम, ये हमारा न्यूज़ रूम है, साथ लोक कल्याण मार्ग नहीं है। थोड़ा ढिंचैक से बचिए। तू तड़ाक। नमस्कार, खबर वही जिसमें थोड़ी सी तू और ढेर सारी तड़ाक हो। गैस सिलेंडर के दाम 1000 पार कर चुके हैं। कभी 400 के सिलेंडर से भारतीयों की कमर टूट जाती थी। आज 1000 रुपए का सिलेंडर भारतीयों की टूटी हुई कमर पर मूव की तरह मला जा रहा है। यह सब हम नहीं कह रहे, यह सिलेंड्रेला देवी ने हमें बताया था। आज तू तड़ाक में वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मैडम आपका तू तड़ाक में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो झूठ बोलने की कला है, यह आपने कहां से सीखी? आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कहीं से ट्रेनिंग ली है, ईश्वर प्रदत्त है, या फिर वो जो एक्टिंग का कीड़ा थोड़ा मोड़ा अभी भी बचा हुआ है? क्योंकि नेत्री भी कभी अभिनेत्री थी। और हाल फिलहाल ही में इंदिरा गांधी ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनके नेता ही जब झूठ बोलते हैं तो ये लोग क्यों झूठ नहीं बोलेंगे। इंदिरा जी नहीं, जयराम रमेश। हद है मैडम आपकी। जो भी हो, प्रधानमंत्री जी का तो वैसे भी आपके ऊपर बहुत असर है। उनकी डिग्री की तरह से आपकी डिग्री में भी उसी तरह का घालमेल मचा हुआ है। बहरहाल अब जब बात शुरू ही हो गई है तो एक चीज़ बताइए कि वो जो गोवा वाली प्रॉपर्टी है उसका असली मालिक कौन है? देखिए, गोवा वाली प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। पर आरटीआई में तो ये आया है कि वो प्रॉपर्टी आपके पति के नाम पर दर्ज है। हाँ, तो मेरी नहीं हुई ना। देखिए,
दिक्कत यह है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में आप जैसे पढ़े लिखे पत्रकार भी एक महिला को उसके पति से अलग नहीं देख सकते हैं। अच्छा। वो प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है। तो उस जो देश की प्रॉपर्टी है उसमें हमने सुना कि बीफ भी बिक रही है। रणबीर कपूर के बीफ पर तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। आपके चंगू मंगू ने तो चरस बोकर रख दिया। देखिए, डोंट पिक बीफ विद मी ओवर बीफ। और ये चरस गांजे की बात मत कीजिए, आप पर सेडिशन लग सकता है। तो अब एनसीबी का काम भी आप लोगों ने अपने ही हाथ में ले लिया है। चलिए बीफ को छोड़ते हैं, पेट्रोल की बात कर लेते हैं। महंगाई इस समय अपने चरम पर है और आप लोग सिर्फ एक बात पकड़ कर बैठ गए हैं कि आप लोगों ने इंग्लैंड को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया। आप लोग ना तो मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक तब समझे थे ना आगे समझेंगे। महंगाई बढ़ी नहीं है, हमने बढ़ाई है। महंगाई बढ़ाई गई है जिससे कि गांधी परिवार के चिराग जैसी अमीर बाप की बिगड़ी औलादें तक पदयात्रा करने पर मजबूर हो जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी गर्व से कह सकती है कि हमने गांधी परिवार के युवराज सिंह को सिंहासन से सड़क पर ला दिया है। सिंहासन से मुझे याद आया, हुकूमत बरतानिया की महारानी का देहांत हो गया है और वहाँ का सिंहासन खाली हो गया है। तो मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सांत्वना भी दे दूं। और इस घटना के बाद से पार्टी में आपकी और शाखाओं में क्या माहौल है? क्यों, आपको क्या मृत्यु भोज की केटरिंग का ठेका लेना है? देखिए, आपका सारा व्यंग्य और कटाक्ष मैं समझ रही हूं। आपको क्या मतलब है पार्टी और शाखा के माहौल से? आप देश के ऊपर बात कीजिए। अरे भाई, मैं तो बस सांत्वना दे रहा था। चलिए देश की ही बात कर लेते हैं। जो इंग्लैंड का मसला था, फिर वही इंग्लैंड की रानी, सावरकर की चिट्ठी, बुलबुल, तोता, मैना, फलाना ढिमका। आप मेरी बात तो पूरी सुनिए सिलेंडरेला जी। मैं ये कह रहा था कि आपकी सरकार ने महारानी की मृत्यु के बाद राजकीय शोक की घोषणा की है। अब आप ये मुझे बताएं कि जिन लोगों ने 200 सालों तक राज किया, उन लोगों को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि आप दे रही हैं और एक दिन पहले आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों की निशानियां मिटा देंगे, राजपथ को मिटाकर कर्तव्य पथ बना देंगे। ये क्या मतलब? देखिए, एलिजा बेटी जो है, एलिजा बेटी, जी हाँ, एलिजा बेटी, वो ना सिर्फ इंग्लैंड की बेटी थी बल्कि भारत की भी बेटी थी। उसी तरह मेरी भी एक बेटी है और उसका कोई बार नहीं है। मैम, आप भटक रही हैं। आप बात कर रही थी इंग्लैंड की बेटी की। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी महिलाओं और बेटियों का सम्मान करती है, इसीलिए उनके सम्मान में हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हमारी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम एलिजा बेटी को नहीं बचा पाए। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा सेडिशन होता है रानी के खिलाफ बोलना, और आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आप पर सेडिशन हो सकता है। देखिए, आपकी जो पहली वाली बात है उसको तो मैं नज़रअंदाज कर भी दूं कि आपने परदादी की उम्र की एक महिला को अपने बेटी कह दिया, लेकिन आपकी जो बातचीत का दूसरा हिस्सा है वो उसको पचाना थोड़ा मुश्किल है। आप चलते फिरते हर आदमी के ऊपर इस तरह से सेडिशन के आरोप लगाएंगी, धमकी देंगी। मतलब आप थोड़ा तो ख्याल रखिए। आप ज़हीन नेता हैं, बड़ी छुटभइये नेताओं की तरह धमकी और इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं। अभी पिछले ही भाषण में आपने फिर से JNU का नाम लिया और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की बातें। अब तो कोर्ट में भी ये बात साबित हो चुकी है। कोर्ट ने कह दिया कि ये सब फेक है, फर्जी है, मनगढ़ंत थी कहानियाँ, फिर भी आप उल्टे सीधे आरोप लगा रही हैं। देखिए, नारे तो लगे हैं और यदि आप देशभक्त हैं तो आपको नारे बिल्कुल सुनाई दिए होंगे, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा है कि आप पर सेडिशन लगना चाहिए क्योंकि आप देशभक्त नहीं हैं। वाह मोहतरमा वाह,
राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख देने से गुलामी की मानसिकता खत्म हो जाएगी और अंग्रेज़ों के ज़माने का पुराना सड़ियल कानून सेडिशन का माथे पर रख कर ढोने से आपका गुलामी की मानसिकता नहीं खत्म होती। हिपोक्रेसी की भी थोड़ी सीमा होती है। ये आप लोग बार बार सरकार को हिपोक्रेसी की सीमा, ये मोदी सरकार को हिपो क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, इसीलिए मैं इस फैट शेमिंग की निंदा करती हूँ। और रहा सवाल सेडिशन का, तो वो सेडिशन का पुराना एडिशन था, ये सेडिशन का नया एडिशन है जिसमें हमने कई एडिशन किए हैं। और देशद्रोही नारे न सुनाई देना भी उसी का हिस्सा है, इसीलिए आप पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अगर आपके कान बिल्कुल सही हैं और आपके अंदर ठीक ठाक सुनने की क्षमता अभी है, तो आपको इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर सुनाई देंगे। अरे आपका बस चले तो आप तो राहुल गांधी के ऊपर भी सेडिशन लगा दें। बस चले तो का क्या मतलब है? आपने क्या मेरा पूरा भाषण नहीं सुना हाल ही में? मैंने तो कहा है कि उन पर बिल्कुल लगना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। ओह, मैंने तो बस ऐसे ही चलते फिरते कह दिया था। आपका बस चले तो, फिर आपका बस चले तो, ये क्या आपने बार बार बस चले तो लगा रखा है? बस पेट्रोलियम से चलती है, इसीलिए आप बार बार शायद मुझे पेट्रोल का ताना देने के लिए बात कह रहे हैं। आप जैसे पत्रकार महंगाई पर ही अंगड़ाई क्यों लेते हैं हमेशा? देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से आपकी कोई जाति दुश्मनी हो गई है। कोई देश जोड़ो, भारत जोड़ो ऐसी यात्राएं कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, गांधी परिवार के चिराग कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि वो देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं तो कन्याकुमारी जा रहे हैं, कहीं उन्हें कोई कन्याकुमारी वहां मिल जाए। और साथ में कन्हैया कुमार हैं तो इसीलिए जो देशद्रोही हैं उनके साथ वो कश्मीर जा रहे हैं। तो कन्याकुमारी के साथ कन्हैया कुमार के साथ कन्हैया कुमार के जो एक सेकंड मैं बताता हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा हो रही है और कन्हैया कुमार उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। इतना इसमें तामझाम फंसाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप कश्मीर के साथ हैं कि देश के साथ हैं? क्यों? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? अभिन्न हिस्सा है। आप फिर सेडिशन की तरफ जा रहे हैं। सिलेंड्रेला जी, आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? रेत पिसान मिलाकर एक में सान दे रही हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत जोड़ो पदयात्रा से आपको क्या दिक्कत है? हाँ, तो मैं उसी पर आ रही हूँ। आप भारत जोड़ो पदयात्रा के इनिशियल्स देखिए। भारत जोड़ो पदयात्रा यानी BJP, इन्होंने हमारा कंटेंट चुराया है। अखंड भारत पर हमारा कॉपीराइट है। भारत जोड़ो अखंड भारत हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यहाँ तक कि भारत भी हमारी प्रॉपर्टी है। कंट्री भी हमारी है, कंटेंट भी हमारा है। ओह, तो हमारा क्या है? आप लोगों का पाकिस्तान है और कुछ दिनों में वो भी हमारा हो जाएगा। किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती हैं आप, फिर भी हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और हस्ती से करेंगे तू तड़ाक। नमस्कार। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट BBC हिंदी से है। यह रिपोर्ट हाल ही में भारत में बनी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन से संबंधित जानकारियों पर आधारित है। गौरतलब है कि सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसको वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। इस लिहाज से भारत में बनी इस वैक्सीन की खोज चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर है। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में सर्वाधिक होने वाला जनांगों का कैंसर है। इससे सालाना 74,000 महिलाएं मौत का शिकार हो जाती हैं, जो कि विश्व के आंकड़ों का 1/3 है। सर्वाइकल कैंसर एकमात्र कैंसर है जिसे वैक्सीन के द्वारा बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन प्रिवेंटिव होती है और इसमें हाल ही में भारत ने एक अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।